बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी केस स्टडी स्टार्ट करते हैं जो है IIF। बेसिकली IIF द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है IIF। वो बेसिकली काम कर रहे थे कस्टमाइज CRM के ऊपर। तो एक टीम बनाई गई थी क्यू एक क्वाड टीम्स, ठीक है। तो जिनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमें क्या करना है, अपने CRM को इम्प्रूव करना है। तो हमारे पास पुराना डेटाबेस भी था, फिर हमारे पास एक नया काम आ रहा था। वो क्या था, हमें करना ये था कि इनको गो लाइव जाना था, मतलब लाइव जाना था अब अगर नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। और इन पास टेक्निकल हर्डल्स और इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसको। तो फिर हमारे पास के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं, ठीक है। द केस डिफाइंड एज CRM एज अ बिजनेस स्ट्रेटजी enabled बाय टेक्नोलॉजी एम्ड at helping companies know their customers better with the goal of ultimate inspiring greater loyalty with a robust bottom line। बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारा CRM है। CRM का मकसद क्या होता है, हमें सपोर्ट देना होता है। वो लोग करते क्या है, हमारे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं और उससे हमारे बिजनेस को जो है एक बूस्ट मिलता है। तो CRM हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या है, इन दिस डेफिनेशन 3 keywords are highlighted: a complete business strategy, टेक्नोलॉजी और कस्टमर्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं। तो व्हाट इज नॉलेज ऑफ अ कस्टमर मीन्स। देखिए, हमारे पास CRM की अगर हम बात करें तो हमारे पास तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कस्टमर की। अगर हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज से मुराद ये है कि उसके पास हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, वो क्या परचेज करता है, कैसे परचेज करता है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है। तो हमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है, हमें पता चलता है, हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है और हम टारगेट होकर काम कर रहे होते हैं। टाइम भी हमारा सेव हो रहा होता है। हाउ डज दिस नॉलेज चेंज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद कस्टमर। तो इससे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में किससे फ़र्क पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा आ जाता है तो हम क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन दिस रिगार्ड देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट कंसिडर्ड। if customer don't see the value in handling over the information so that they can receive enhanced services। पहली बात ये कि भाई हमारे पास कस्टमर अगर हमें खुद से इंफॉर्मेशन नहीं देता तो ठीक है, उसकी मर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव मोर ट्रबल collecting the information from this discussion we can gather that CRM can provide multiple benefits to an organization। कस्टमर नहीं देता ना दे, बट हमारा काम क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन को अपने पास गैदर करना। क्या ले रहा है, कब ले रहा है, किस टाइमिंग में लेता है, क्या क्या प्रोडक्ट लेता है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, मतलब किस तरह की प्रोडक्ट लेता है, सेल की प्रोडक्ट ले रहा होता है, चीपर प्रोडक्ट ले रहा होता है, या बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट ले रहा होता है, ये ब्रांड लॉयल है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ताकि इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करें, अपने कस्टमर को टारगेट कर सकें। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई मैनी ड्रॉबैक्स ऑफ CRM ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। CRM के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। तो फिर हमारे पास क्या है, वॉट IIF सेलिंग। IIF बेच क्या रहा था, बेसिकली IIF क्या बेच रहा था, नॉलेज एंड इंसाइट्स। कस्टमर के नॉलेज और इंसाइट्स को वो बेच रहा था। एन IIF मेंबर गेट्स एक्सेस टू द इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो होता क्या था, जो इसके जितने भी मेंबर हैं ये उसके साथ उसकी तमाम कस्टमर्स की जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब शेयर करेगा ताकि वो लोग उससे बेनिफिट उठा सकें। हाउ कैन अ CRM help the IAF to facilitate its strategy by identifying the touch point with its members। तो ये करता क्या था, कस्टमर के टच पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता था और फिर उसको निकाल के फिर उससे वो शेयर करता था अपने मेंबर्स के साथ। अभी टच पॉइंट्स क्या होते हैं, टच पॉइंट इज द बिजनेस jargon फॉर एनी इनकाउंटर where customer and business engage the exchange information, provide services और हैंडल ट्रांजेक्शन्स। बेसिकली ये टच पॉइंट होता है क्या है भाई, कस्टमर कभी भी जब भी आप इंटरेक्शन करेगा, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, उसका टच पॉइंट है। आपकी कोई ईमेल जा रही है, आप उससे कोई बात कर रहे हैं या कुछ भी है, कस्टमर में फाइंड योर बिजनेस ऑनलाइन और इन एड, सी रेटिंग्स एंड रिव्यूज, व्यू योर वेबसाइट, शॉप एट योर रिटेल स्टोर और कॉन्टैक्ट योर कस्टमर सर्विस। ये सब क्या है, ये सब टच पॉइंट की एग्जाम्पल्स है। तो 2 मेन टास्क वेयर CRM कैन हेल्प IAF। तो 2 मेन टास्क थे, वो क्या थे, डॉक्यूमेंटेशन एंड फीडबैक। क्या करना था, हमें डॉक्यूमेंट करना था द इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स। जो जो उनकी जो कन्वर्सेशन होती है, जो जो उनसे डीलिंग होती है, तमाम की तमाम जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सब कस्टमर की हमें क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट करनी है। तो पहले तो ये टास्क था। और दूसरा, फीडिंग दोस्त इंटरेक्शन बैक्स।
विद द IAF एंड टू इट्स मेंबर्स, और जो भी हमने उससे चीज़ें डेटा गैदर किया है वो हमें फीड करना है और हमें शेयर करना है अपने मेंबर्स के साथ. हाउ इज इट बेटर देन व्हाट द IAF करंटली इज यूजिंग. तो वो करंटली भी एक यूज़ कर रहे थे, अब जो नया वाला है वो अच्छा है या पुराना वाला है वो अच्छा है, क्या फ़र्क है दोनों में. इट कैन नॉट बी सेट फॉर श्योर वेदर द न्यू CRM इज बेटर देन द एग्जिस्टिंग SS सिस्टम. जो पुराना वाला था, हमें अब इस केस में ये नहीं बताया हुआ कि पुराना वाला अच्छा था, नया वाला अच्छा है, क्या अच्छा है, मगर इसके कुछ बेनिफिट्स हमें बताए हुए हैं. ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि नया वाला अच्छा है, वैसे उसमें कोई सच कुछ बताया हुआ नहीं है. न्यू सिस्टम विल प्रोवाइड द IAF द सिंगल व्यू ऑफ द कस्टमर, मतलब तमाम चीज़ें एक ही साथ थी, एक ही जगह पे मौजूद थी. द केस मेंशन मैनी अदर बेनिफिट्स ऑफ द CRM फॉर IAF, बहुत सारे और भी हमें बेनिफिट्स में बताए गए हैं. बेसिकली ये ऑनलाइन प्रोसेस और ऑफलाइन प्रोसेस होता है क्या है. ऑफलाइन प्रोसेस ये होता है, आपके पास ऑनलाइन प्रोसेस ये होता है कि वो रियल टाइम में चल रहा होता है, मगर जब आप वो रियल टाइम में काम कर रहे होते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो स्लो रहता है, वो कम हो जाता है, तो चीज़ें स्लो रहती हैं. तो हम क्या करते हैं, हम ऑफलाइन प्रोसेस भी देते हैं. उसमें फ़ायदा क्या होता है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि भाई आपके पास तमाम चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं आ रही होगी तो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी आपके पास, तो आप काम जल्दी कर सकते हैं. तो इसमें क्या था, ये ऑफलाइन प्रोसेस भी प्रोवाइड कर रहा था. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजाइनिंग द सिस्टम विद इन ओपन आर्किटेक्चर. अब ये ओपन आर्किटेक्चर क्या होता है, एक होता है क्लोज आर्किटेक्चर, होता है ओपन आर्किटेक्चर. ओपन आर्किटेक्चर इज द टाइप ऑफ अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंटेंडेड टू मेक एडिंग और अपग्रेडिंग. तो भाई जिसको हम आगे जाके चेंज कर सकें, अपडेट कर सकें, तो वो क्या है, हमारे पास ओपन आर्किटेक्चर है. और एक क्लोज है जिसमें अब कुछ ही नहीं होता, वो फाइनल हो गया है, अब कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है, वो क्लोज है. तो इसके अंदर ये कस्टमाइजेशन पॉसिबल होती है ओपन आर्किटेक्चर में. The case states quad teams propose using non-proprietary solution. Non-proprietary solution मतलब ये है कि जो आपके पास कहना चाहिए कि फ्री सॉफ्टवेयर हैं या ऐसी चीज़ें जो ओपन प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है, जो जिसको आपके लाइसेंस बाय नहीं करने पड़े, सच एज जावा एंड XML. ठीक है, तो जावा भी एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास और XML भी है. तो बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है, XML आपकी डेटाबेस वगैरह सब चीज़ों को रीड करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सब के लिए यूज़ हो रही होती है. तो ये समझ लें कि आपकी ये HTML से रिलेटेड उसी की बड़ी बहन है. दिस प्रपोजल मीन्स दैट द IAF वॉज नॉट कमिटेड टू वन वेंडर सच एज माइक्रोसॉफ्ट NT, विंडोज NT. ठीक है, तो मतलब एक वेंडर तक नहीं थे उनका, भाई जो जहाँ से जो कुछ मिल रहा है हम वो ले लेते हैं. स्पेशली उन्होंने क्या किया था, एन ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम में भी बेनिफिशियल. तो जहाँ से जो ओपन हमारे पास अवेलेबल है, जो हमें फ्री चीज़ें मिल रही हैं, इजीली मिल रही हैं, हम वहाँ से डेटा गैदर कर लेते हैं, हम एक किसी भी स्पेसिफिक वेंडर पे नहीं जा रहे. और इसके ऊपर इनके क्या था, हेविली रिलायंस कर रहे थे. अब फिर हमारे पास क्या होता है, ओपन आर्किटेक्चर के भाई कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी होते हैं. फिर आप देख लें इसके फ़ायदे और ये नुकसानात क्या हैं किसी भी ओपन आर्किटेक्चर के. हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, तो क्यू ने जो क्वाड टीम था उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूज़ किया, उन्होंने ठीक है भाई हम क्या करेंगे, हम जावा, लिनक्स और SQL को मिला के हम एक इसको डेवलप करेंगे. दिस चॉइस वॉज स्ट्रेंज. क्यों, क्योंकि वो जावा यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, SQL यूज़ कर रहे हैं, तो C यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिला के फिर एक मिक्सचर बना के फिर वो कर रहे हैं, बजाय इसके कि एक बना बनाया ले लेते या एक किसी एक ऐसे होता जो एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जम कर रहे थे. तो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर द कोआ, देर वॉज 3 ऑप्शन टू डू. पहले क्या था, कंटिन्यू विथ कैस्टोर, स्विच टू हाइबरनेट, या रीराइट फ्रंट एंड. या तो क्या जो चल रहा है वैसे चलाते रहें, या उसको हाइबरनेट कर दे कुछ टाइम के लिए, या उसको क्या कर दें हम एडिट कर दें. अच्छा भाई, फिर हमारे पास क्या था, देर वर 4 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शंस, पैरेलल, डायरेक्ट, पायलट और फेज्ड. तो हमारे पास ये अलग अलग इसके स्टेजेस हैं. पैरेलल कि हम साथ साथ चलाते रहे हैं, डायरेक्ट हो रहा है, पायलट हम उसको जो है पायलट टेस्टिंग वगैरह है, और हम फेज वाइज उस पर काम करें. ठीक है, फिर हमारे पास ये था कि व्हाट न्यू फील्ड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी फील्ड, इसमें और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट इज गोइंग टू बी एड दिस डेटा, इसमें और क्या डेटा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी डिपार्टमेंट्स की, कौन किस तरह से काम करेगा वगैरह वगैरह, इसके पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं. इसके अलावा ये था फिर हमारे पास द मेंबरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्सेज इकोनॉमीज. तो भाई हमारे पास क्या था कि भाई बिफोर और आफ्टर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा,
चेकलिस्ट उन्होंने मेंटेन की हुई थी तमाम एक्टिविटीज़ की, वो सब चेकलिस्ट को मेंटेन रखेंगे। और सेंड अ मेंबरशिप डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एंड और इवेंट्स ग्रुप एम्प्लॉयज़ एंड मीटिंग विद द इकोनॉमिस्ट। और भाई इन लोगों की क्या करते थे, ये मीटिंग करते थे तमाम लोगों से मिलके, ताकि ये अपने आप को अपडेट रख सकें तमाम कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, इसको किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए, वगैरह वगैरह।